यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में देखते हैं इस स्लाइड में कि प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में आर्टिकल ये कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ना तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है और ना ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये एक प्रोग्रेसिव आइडिया है, यानी कि एक सकारात्मक पक्ष है इसका और ये प्रगतिशील एक विचार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ध्यान रखने वाली बात है कि आर्टिकल 44 के साथ साथ आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं ये पार्ट 4 में है मिलेंगे। और भारत के संविधान के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। और जैसा कि अभी पहले मैंने बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लीगली नॉन इन्फोर्सिएबल और नॉन जस्टिसिएबल नेचर के हैं, यानी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ध्यान रखने वाली बात है कि देश के प्रशासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए मूलभूत हैं। दे आर DPSPs आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स intend to guide the states. Directive principle are the directives to the state to formulate laws and policies in the interest of the citizen. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की आत्मा बसती है वेलफेयर स्टेट के आइडिया में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना चाहता है और सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना चाहता है। आर्टिकल 44 का सिग्निफिकेंस क्या है? आर्टिकल 44 जो समान नागरिक संहिता है वो आर्टिकल इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी समाज में असुरक्षित समूह हैं यानी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, चाहे वो वल्नरेबल ग्रुप्स बाल श्रमिक हो, चाहे महिलाएं हो या दिव्यांग जन हो, वृद्ध जन हो, सेक्स वर्कर्स हो, होमोसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर पीपल्स हो, इन सभी समाज के असुरक्षित समूहों के खिलाफ होने वाले भेदभावों को रोकना और भारत के जो विविध सांस्कृतिक समूह हैं उनके बीच समरसता का भाव पैदा करना पूरे देश में, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक पहला सार्थकता है। ये उनकी जो मेन उनका महत्व है ये है। जब ये हो जाएगा तो समाज, सबसे बड़ी जो अड़चन आ रही है इसमें बाधा आती है वो है सामाजिक स्वीकृति। समाज जब तक पूरी तरह से इसको स्वीकार नहीं करेगा तब तक, और समाज में जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं वो जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये लंबे समय से एक परपेचुअल डिबेट बना हुआ है और लीगल और पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस पे हमेशा चलते रहते हैं। एक कॉमन सेट ऑफ लॉज बना दिया जाए। इसके अलावा आर्टिकल 44 के अलावा जो आर्टिकल्स ध्यान में रखने वाली चीजें हैं वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है और पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हुए कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रेस, कलर, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड देयर मस्ट बी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहला वाला जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी विधियों का समान संरक्षण जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा आर्टिकल ध्यान देने वाला बात है कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 25 जो व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
व्यक्ति अपने धर्म को प्रोफेस कर सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, धार्मिक आचरण कर सकता है और अपने धर्म को फैला सकते हैं। जो इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भारत में जब मोस्ट क्रिमिनल लॉज और सिविल मैटर, चाहे वो सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, सिविल प्रोसीजर कोड हो, आईपीसी हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स हो, डाइवोर्स एविडेंस एक्ट हो, उनमें यूनिफॉर्मिटी है, तो पर्सनल लॉज यानी फैमिली मैटर में क्यों यूनिफॉर्मिटी नहीं है? लेकिन एक तरफ दूसरा पक्ष ये कहता है कि देश में पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी का होना, एकरूपता का होना जरूरी नहीं है। यहाँ यूसीसी के फेवर में बात करेंगे तो पहला चीज है जेंडर इक्वालिटी। आज तक महिलाओं के साथ जो भी भेदभावपूर्ण व्यवहार होता रहा है, अन्याय होता रहा है हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी में, उस पैट्रियार्कल सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है। और महिलाएं हमेशा रिसीविंग एंड पर रही है और हमेशा महिलाओं को नुकसान हुआ है, शादी के मामले में, तलाक के मामले में, इनहेरिटेंस के मामले में, संपत्ति और संपत्ति के अधिकारों के मामले में। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेज इन सामाजिक समूहों के बीच खासतौर से महिलाओं को देखने मिला है, वो समाप्त हो जाएगा। महिलाओं को भी पुरुषों के समकक्ष अधिकार और अवसर मिलेंगे, जिससे वे भी गरिमापूर्ण जिंदगी जी सके और अपने जीवन पर उनको स्वायत्तता मिल सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में आर्ग्यूमेंट है राष्ट्रीय एकीकरण, यानी राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित है कि देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पैन इंडिया में अगर लागू हो जाता है तो राष्ट्रीय एकता का एक गहरा भाव पनपेगा, डाइवर्स पर्सनल लॉज समाप्त हो जाएंगे और उनको रिप्लेस करके एक सिंगल लॉज आएगा और यूनिफॉर्म लॉज आएगा जो सभी नागरिकों के लिए लागू होंगे, चाहे व्यक्ति का किसी भी धर्म से संबंध क्यों ना हो। और आगे बढ़ते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि यूसीसी सभी नागरिकों को ये सुनिश्चित करेगा कि पर्सनल लॉज के मामले में भी सभी नागरिकों के साथ समतापूर्ण व्यवहार किया जाए। सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को भी वो बनाए रखेगा और पर्सनल लॉज को रिलीजियस लॉज से सेपरेट करके। लीगल सिस्टम, भारत में जो लीगल सिस्टम है वो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने का एक प्रयास है। और इंडिया का जो लीगल सिस्टम है ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स है बल्कि बहुत परप्लेक्सिंग है और नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आ सकता। तो इससे नागरिकों को ये समझ में आएगा कि उनके अपने अधिकार क्या है और कोर्ट को भी, न्यायालयों को भी न्याय देने में बहुत सुलभता होगी, आसानी होगी। न्यायालय में जितने लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिफरेंट पर्सनल लॉज होने के कारण, मल्टीपल पर्सनल लॉज होने के कारण, वो कॉम्प्लिकेशंस खत्म होंगे। देश में एक ब्याज चलेगी आधुनिकता की और ब्याज चलेगी उन्नति की, प्रगति की। जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज हैं वो बहुत आउटडेटेड है, बहुत रिडंडेंट परंपरा और रीति रिवाजों से संबंधित है और मॉडर्न पर्सनल लॉज बनाने में हेल्प करेगा, जो आज के जब समाज की जो सामाजिक मूल्यों हैं, समकालीन सामाजिक मूल्यों के साथ वो मिलकर काम करेंगे और न्याय घर घर तक पहुंच पाएगा। तो भारत इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद एक आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र की तरफ बढ़ पाएगा। ये तो आर्ग्यूमेंट था जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात करते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के विपक्ष में बात करने वाले ये बात कहते हैं, जिन लोगों का विचार इसके अगेंस्ट है, वो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी इज इटसेल्फ नो आंसर टू myriad प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज। अगर एकरूपता हो जाए तो एकरूपता सब समस्याओं का एक सिंगल जवाब नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने पर्सनल लॉज होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि
उनके धार्मिक अधिकार छिन जाएंगे और धार्मिक अधिकारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात लगेगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है। उनका विचार है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जितने भी धार्मिक समूह हैं उन धार्मिक समूहों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, गैर जरूरी हस्तक्षेप होगा। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों और धार्मिक समूहों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता देता है। उसके साथ वो अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार, प्रसार और आचरण कर सकते हैं, उसके ऊपर रुक जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि माइनॉरिटीज, स्पेशली माइनॉरिटीज के साथ ऐसा है कि उनके धार्मिक रीति रिवाज गहरे तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं और आर्टिकल 25 के तहत गारंटी जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, उस राइट टू रिलीजियस फ्रीडम पर हस्तक्षेप होने का डर है। अलग अलग धर्मों के भारत में बहुतायत में धर्म है और सभी धर्मों के अपने रीति रिवाज है। विवाह, गोद लेने, विवाह, तलाक, गोद लेने और पैतृक संपत्ति में हिस्सा से संबंधित। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा देखा जाता है कि समाज को होमोजेनाइज करने की कोशिश करता है, समरूप करने की कोशिश करता है और उनकी जो डिस्टिंक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस है उस डिस्टिंक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस को तोड़ने का कार्य करता है। साथ ही भारत की जो कल्चरल फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, उसके प्रति एक खतरा है क्योंकि भारत में प्लुरलिटी ऑफ रिलीजन के साथ प्लुरल सोसाइटी है। भारत की शक्ति निहित है अनेकता में, एकता में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रिटिक एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि भारत की जो प्लुरलिज्म है वही उसकी जान है, वही उसकी वजूद है। और जब ये लागू हो जाएगा, यूनिफॉर्म सेट ऑफ नॉर्म्स लागू हो जाएंगे, तो भारत की जो रिच कल्चरल ट्रेपेस्ट्री है वो उसको डिसरिगार्ड कर देंगे। उनका अपना जो वजूद है, उनकी अपनी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। जिनकी अपनी रीति रिवाज और परंपराएं अलग हैं और वे अपने रीति रिवाज और परंपराओं से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रियान्वयन में? वो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट करना ये ध्यान में रखते हुए कि भारत में लोग अपने धर्म से बहुत गहरे तौर पर प्रभावित है और धर्म लोगों के नस नस में बसा हुआ है। तो धार्मिक जो मामले हैं उनकी सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखना है और एक तरफ सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय दोनों को सुनिश्चित करना अपने आप में बहुत जटिल टास्क है। और इसके लिए एक चीज हासिल करनी होगी, वो है सभी धार्मिक समूहों से बात करके और एक मत राय पर पहुंचना, यानी कंसेंसस पहुंचना, और वो बहुत मुश्किल कार्य है। कई धार्मिक समूह इसको लेके रेसिस्टेंस करते हैं, जो ये मानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर बहुत बड़ा करारा चोट पड़ेगा और इसके वजह से समाज में अराजकता, समाज में उपद्रव और द्वंद्व छिड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट और पॉलिटिकल मोटिवेशन। आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं हो पाया? तो एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूहों पर विश्वास नहीं करता, तो विश्वास की कमी है। साथ ही पॉलिटिकल विल की कमी है। कम्युनल टेंशंस बढ़ जाएंगे। इसके कारण भी आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ से जन्म होगा कम्युनल पॉलिटिक्स का। कम्युनल पॉलिटिक्स का दो बहुत बुरा रूप है। एक तरफ पोलराइजेशन भी गलत है, राजनीतिक ध्रुवीकरण भी गलत है, और साथ ही साथ तुष्टीकरण की राजनीति भी गलत है। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट और पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन दोनों ही गलत है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी ये फियर करती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मेजॉरिटी के हाथों में एक टूल है जिससे वो अपनी इच्छा को माइनॉरिटी के ऊपर जब चाहे थोप सकते हैं। तो इस वजह से एक दूसरे के प्रति भारत का बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच विश्वास का अभाव होने के कारण संदेह होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरी तरफ वोट बैंक पॉलिटिक्स का जन्म होगा, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट और पॉलिसी ऑफ पोलराइजेशन की वजह से। लोग जेन्युइन अटेम्प्ट नहीं करेंगे सामाजिक सुधार की, बल्कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स को और मजबूत बनाने का कार्य करेंगे।
अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है, इसको लेके वैकल्पिक अप्रोच क्या है, तो जो मौजूद वैकल्पिक अप्रोच ये है कि जो मौजूदा लॉज हैं उन्हीं में सुधार किया जाए, समाज के सभी वर्गों के साथ डायलॉग एंड डिस्कशन किया जाए, जिससे और डिस्कशन सिविल सोसाइटी के साथ, समाज के जो मुखिया हैं उनके साथ, लोगों के साथ बैठकर बात किया जाए। इसका कंक्लूजन ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट आए हैं उसको लेके जो कंसर्न्स है, रिलीजियस फ्रीडम को लेके कंसर्न है, रिलीजियस डाइवर्सिटी को लेके कंसर्न है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में जो व्यवहारिक चुनौतियां हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, अवेलेबिलिटी। जब वैकल्पिक अप्रोच मौजूद है तो सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों लागू कर देना है? आखिर उद्देश्य है सामाजिक न्याय और समानता। तो ये एक बहुत बहुआयामी मुद्दा है जिसका कोई सरल आंसर नहीं है। बहुत सावधानी पूर्वक इसको विचार करने की जरूरत है और एक सेंसिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गोवा एक साइनिंग एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 पर बेस्ड है। गोवा में अगर कोई कैथोलिक शादी करता है चर्च में और नॉन क्रिश्चियन भी डाइवोर्स ले सकता है कोर्ट के थ्रू। प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा है, गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है उसमें पति और पत्नी के बीच संपत्ति और आय का बराबर बंटवारा होगा, और बच्चों में भी बेटा हो या बेटी उनके बीच समान रूप से बंटवारा होगा, पिता की संपत्ति और माँ की भी संपत्ति। इनहेरिटेंस को लेके ऐसा है कि बच्चे किसी भी तरह से जन्मे हो, बच्चों को माता पिता उनके वास्तविक विरासत से अलग नहीं कर सकते। आधी प्रॉपर्टी तो बच्चों को जरूर दी जानी चाहिए। डाइवोर्स को लेके वहां पर बहुत सारे प्रोविजंस हैं। गोवा के अंदर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर शादी करता है तो उसको शादी को रजिस्टर जरूर कराना पड़ेगा। वैसे भारत में सभी तरह की शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन गोवा में कोई भी व्यक्ति शादी अगर करता है तो वो पॉलीगैमी की प्रैक्टिस नहीं करता, जबकि इस्लाम में पॉलीगैमी लीगलाइज्ड है। कोई भी विवाह, कोई भी बच्चे का जन्म हो, विवाह हो या मृत्यु हो, सब चीज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हर चीज का। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेनिफिट क्या है, तो इसको एक बार देखेंगे हम लोग कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि सबसे पहले तो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। भारत में जो धर्मनिरपेक्ष समाज है उस समाज की स्थापना सुनिश्चित हो पाएगी। अलग अलग जो डिफरेंट लॉज है वे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और कोर्ट में बहुत लंबा चौड़ा केस बहुत सालों साल तक चलता है और उसका कोई हल नहीं निकल पाता। साथ ही साथ न्यायपालिका को न्याय के प्रशासन में कुशलता मिलेगी और आसान हो पाएगा। महिलाएं और ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के साथ अपनी जिंदगी जी पाएंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ लिखता हूँ कि प्रमोशन ऑफ सेक्युलरिज्म आएगा। पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक सौहार्द या समरसता को बल मिलेगा। अलग अलग सामाजिक समूहों में जो डिस्कॉर्ड है वो खत्म होगा। साथ ही जो सोशल एविल्स हैं, विभिन्न धर्मों में व्याप्त जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो समाप्त होगी। जो भी अन्यायपूर्ण कानून है, रीति रिवाज और परंपराएं हैं वो खत्म होगी। कई ऐसी रीति रिवाज और परंपराएं जो इरेशनल हैं, तर्कहीन हैं, वे खत्म हो पाएंगी। और पांचवा कि सरकार को प्रशासन देने में मदद मिलेगी। तो सरकार कुशलता के साथ और बेहतर तरीके से कार्यकुशल बन पाएंगे। और आखिरी में यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स बन पाएगा। ये यूनिफॉर्म प्रिंसिपल फैमिली मैटर्स में बन पाएगा और फैमिली लॉज जो कि कवर करते हैं मैरिज, डाइवोर्स,
इन कॉन्फ्लिक्ट को और ये यूनिफॉर्म प्रिंसिपल बनेगा बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट के। आगे बढ़ते हैं। करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस है कि भारत में कोई भी नेशन वाइड यूसीसी नहीं है। गोवा और उत्तराखंड एक एक्सेप्शन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत में है वो बहुत ही जटिल और इवॉल्विंग इश्यूज है, कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग इशू है। रिसेंट डेवलपमेंट है कि 2024 में गोवा पहला स्टेट बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून पास किए। इस कानून के तहत उत्तराखंड में बहुविवाह पॉलीगैमी पर बैन है, निकाह हलाला पर बैन है और साथ ही जो लड़के और लड़कियों की जो मैरिजेबल एज है वो 21 रहेगी। कई ऐसे राज्य हैं, गुजरात और असम, जो कि कंसीडर कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसको लेकर उन्होंने कमिटीज बनाई है। 22nd लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कंसल्टेशन के लिए, और कंसल्टेशन के लिए भेजा है कि यहाँ एक फ्रेश कंसल्टेशन प्रोसेस चलेगी व्यक्तियों के बीच और साथ ही साथ सिविल सोसाइटी और एकेडमिक्स में, जहाँ पर लोगों से पब्लिक ओपिनियन मांगे गए हैं और इसकी वजह से फिर से एक डिबेट शुरू हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। पॉलिटिकल डिस्कोर्स जरूरी है कि इंडियन पॉलिटिक्स में हमेशा से एक बहुत जटिल कंटेंशियस मुद्दा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग विचार रखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। ये मुद्दे खास तौर से इलेक्शन के मुहिम के दौरान, अभियान के दौरान ज्यादा सामने आते हैं और पार्लियामेंट और पब्लिक फोरम में भी ये डिबेट हमेशा चलती रहती है। महत्वपूर्ण चुनौतियां और चिंताएं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके क्या है? एक तरफ है धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता जिसकी चर्चा हमने कर ली। दूसरा, आर्टिकल 25 के तहत दिए गए रिलीजियस फ्रीडम को लेके कंसर्न है कि कहीं माइनॉरिटी समुदाय की रिलीजियस फ्रीडम न छिन जाए। दूसरा, भारत में कंसेंसस की कमी है कि अलग अलग सोसाइटी के बीच पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस मुद्दे को लेके अभी तक कंसेंसस नहीं बन पाया है। और इम्प्लीमेंटेशन को लेके चैलेंज है, मिसट्रस्ट है, एप्रीहेंशन है। वे फॉरवर्ड क्या है कि डायलॉग और कंसेंसस बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए। जो भी कंसर्न्स हैं स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी को, उस कंसर्न्स को एड्रेस करने का प्रयास करना चाहिए। डायलॉग, डेलिब्रेशन, डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट के माध्यम से एक बार में वाटर टाइट कंपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट ना करके ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ना चाहिए एक फेज्ड मैनर में। तब ये ज़्यादा फिजिबल होगा और लेस डिसरप्टिव होगा। जेंडर जस्टिस पर बल देना चाहिए जिससे जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी इंश्योर हो सके। ध्यान देने वाली बात है कि यूसीसी को लेकर डिबेट आने वाले वर्षों में भी चलती रहेगी। इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को देखते हुए बहुत ध्यान से इसको हल करने की जरूरत है। विभिन्न तरह के विचार उत्पन्न होंगे, उन विचारों का सम्मान करना होगा और सभी कम्युनिटी के वॉइसेस को सुने जाने की आवश्यकता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आशा करता हूं कि आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, स्टेट पीएससी, सीजीपीएससी के एग्जाम का पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो सिलेबस है उसको लेकर और डिफरेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। आगे अगले सेक्शन में हम लोग एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्ति के पृथक्करण के डॉक्ट्रिन के ऊपर। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। वी विल मीट शॉर्टली।